ओके सो अब हम आ जाते हैं कुछ सेशन डिटेल्स की तरफ से कि हम सेशन किस तरीके से लेके चलेंगे। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट ऑफ सर उस्मान और नॉट, बट सर उस्मान के ही पैटर्न पे को हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम कुछ इस तरीके से चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक को सिलेबस वाइज कवर करेंगे। गूगल क्लासरूम में नोट्स अपलोड किए जाते हैं और सिमिलरली रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी गूगल क्लासरूम में ही, जो कि टिल एग्जाम्स रहेगी। वीकली आपके टेस्ट होंगे। सिलेबस को मैं ऑलमोस्ट लाइक 90%, मेरी कोशिश होती है कि 90% हम कवर करेंगे। वो भी अभी मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम किस तरीके से लेके चलेंगे। और आफ्टर दैट टेस्ट होंगे, वैल्यूएशंस होंगी और ग्रैंड मॉक भी होगा। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी, हु एवर हैज़ ज्वाइंड मी, उन लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगी कि टेस्ट ज़रूर करें। मोस्टली मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही है कि टेस्ट स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की। इवन अगर आप किसी को मेंटोर को नहीं ज्वाइन किया हुआ, स्टिल यू मस्ट गो फॉर टेस्टिंग एंड इवेल्युएशंस। ओके, वॉइस का इशू आ रहा है। हाँ जी, एम आई ऑडिबल नाउ? ठीक है। ओके। एनीवेज, हम सेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मैं कोशिश करूंगी नोट्स बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल अवेलेबल रहेंगी और ये टिल एग्जाम्स रहेंगे। और कोशिश होगी कि 90% सिलेबस को कवर किया जाए। बाकी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपको ज़रूर शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से हम लेके चलेंगे। मॉक जो है वो एट द एंड ऑफ सेशन इट वुड बी ओनली वन। और वीकली टेस्ट होते हैं बेसिकली, जो भी वीक में हम कवर करते हैं वो मैं फिर एट द एंड ऑफ द वीक टेस्ट उसका रखती हूँ। सो इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके ओके ओके। सो दैट इज समथिंग आई एम जस्ट शोइंग यू, जो कि टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। वेट अ व्हाइल प्लीज। वेट करें एक मिनट प्लीज। So I think this is much better. So I just switched to this. ओके सो ये कुछ आपके सामने जो है वो स्क्रीन है, जिस तरीके से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट विद वेस्टर्न फिलोसफी। और बिल्कुल हम सिलेबस के मुताबिक प्लेटो से स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रोशो, मोंटेस्क्यू, इमैनुअल कांट, हेगल, बेंथम मिल, कार्ल पॉपर, फौकॉल्ट, डेरिडा, माओइज्म, लेनिनिज्म, जीन पॉल सार्त्रे, डेकार्ट, जॉन रॉल्स, फ्रांसिस फुकुयामा। डेफिनेटली हम लोग ये सारे जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ एडिशनल चीज़ें जिसमें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक सिखाते हैं। टेस्ट जो है वो वीकली चलते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मुस्लिम फिलोसफी, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं अल फराबी, अल मावरदी, तूसी, अल गजाली, इब्ने तैमिया, खलदून, शाह वलीउल्लाह और इकबाल। उसके बाद हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं सॉवरेनिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इट इंक्लूड्स लाइक प्रोपेगेंडा, प्रेशर ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद हमारे कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जनरलाइज्ड पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फाशिज्म, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी, अथॉरिटेरियनिज्म। उसके बाद हमारे लोकल गवर्नमेंट की थ्योरीज हैं, जिसमें हमारे दो टॉपिक्स हैं सिर्फ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसीज। फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें हम सारे कवर करेंगे। ईरान, ब्रिटिश, यूएस, फ्रेंच, जर्मन, टर्किश, मलेशियन, चाइनीज एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम।
उसके बाद हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का कुछ पोर्शन है जो कि मैं सिर्फ बेसिक कवर करती हूँ, दैट इज पाकिस्तान अफेयर्स हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ टॉपिक्स में कवर करवाते हैं, जिसमें पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है जो कि हम ब्रीफली देखते हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973, फॉरेन पॉलिसी 18th अमेंडमेंट, और लास्ट टाइम मैंने ऐड की थी 26th अमेंडमेंट जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हमारे दो टॉपिक्स आते हैं जो कि पीएमएस पंजाब के हैं स्पेसिफिकली, वो टॉपिक मैं कवर करती हूँ, दैट इज डेविड ईस्टर्न मॉडल एंड गैब्रियल आलमंड मॉडल, और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। सो फॉर टुडे, वॉइस इशू, आई डोंट नो अब अभी मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं। अभी आई एम ऑडिबल और नॉट? प्रॉब्लम ये है, द ऑनगोइंग सिचुएशन सबको आइडिया है, और मैं कैंट एरिया में रहती हूँ और यहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाम किए गए हैं, लेकिन स्टिल वाईफाई इज़ वर्किंग। और प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल डाटा इतना नहीं चल रहा, और यहाँ पर ब्लैकआउट भी हो जाता है। मैं कैंट एरिया में रहती हूँ जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। अभी इफ़ आई एम क्लियर तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, बेसिकली आज मैं एक टॉपिक कवर करवाना चाह रही थी ऑलरेडी। हाफ एन आवर तो जनरल डिस्कशन में ही चला गया है, एक टॉपिक कवर करवाना चाह रही थी मैं आज, दैट इज एरिस्टोटल, और वी विल स्टार्ट दैट। बिफोर दैट, अगर किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है तो यू हैव लाइक 2 minutes यू कैन आस्क। जी शहीद। Madam, what would be the ideal time to get done with like Western and Muslim philosophers? आइडियल लेंथ, यू हैव आस्क्ड आइडियल लेंथ राइट? Ideal time to cover the both Muslim and Okay, Western. both. Like I guess if you are all like completely naive, you haven't started that. So उसके लिए political science complete cover अगर आप कर रहे हैं political science 1 and 2, तो that must take around 30 days अगर daily पढ़ रहे हैं। और in case कि you are only asking about philosophy portion, so I guess that must be completed in 10 days, और 15 days में like you must complete done with the political science one. All right. Okay, so this would be the very first topic we are going to cover in our orientation class. That is political philosophy of Aristotle, GXA. Assalamualaikum, ma'am. I just have one question. If we want to reach out to you for other subjects, like if we need your advice, where can we reach out to you? Already mentioned my number. If you have like joined me on session, you must be having the Zoom link that under that my number is mentioned. You can contact me on that. Okay. सो अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल पे। बात कुछ यूं है कि एरिस्टोटल की जो फिलॉसफी है, आई हैव स्टडीड टू वास्ट, जिसको हम थोड़ा वास्ट तरीके से कवर करेंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी कंटिन्यूइंग द टॉपिक और नॉट, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को मैं बोर नहीं होने दूंगी और टॉपिक को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और आई ऑल्सो होप कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू वुड बी एबल टू मेमोराइज थिंग्स।
चीज़ें रिटर्न फॉर्म में थोड़ी डिफरेंट होती हैं, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा इजी वे में लेके चलूँ, ताकि हमारे पास डेफिनेटली हर किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ एवरेज माइंड होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल होते हैं, कुछ बिलो एवरेज माइंड होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सबको साथ लेके चलूँ। थोड़ा सा स्पीड में बोलती ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सबको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ताकि आप अगर लिखें कॉन्सेप्ट्स को तो वो आसान लफ्जों में भी लिखें, तो कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। दैट इज द मेन एम, कि हम कॉन्सेप्ट ठीक लिखें। वो अगर चाहे आप एक बुकिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप फॉर्मल वे में लिख रहे हैं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली लिख पा रहे हैं, दैट इज द मेन एम टू कवर एनी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा इसको इजी वे में भी लेके चलें। प्लीज डोंट डू दैट, आई कैन सी हु एवर इज राइटिंग, सो आई विल सिंपली रिमूव। ओके, डोंट डू दैट अगेन। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ एरिस्टोटल। बिफोर दैट, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मैं फिलोसफी पढ़ चुकी हूँ, तो अब उसमें ये चीज़ आ जाती है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ एरिस्टोटल के पीछे कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स थे। उन्हीं फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स की बेस पे उसने पॉलिटिकल फिलोसफी लिखी थी। अब अगर हम बिल्कुल पॉलिटिकल फिलोसफी को एलिनेट करके पढ़ लेते हैं, बिल्कुल अलहदा करके पढ़ लेते हैं, तो उसमें वो एसेंस नहीं रहता। रादर देन अगर हम उसके फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट की बेस्ड पे देखते हैं कि किस तरीके से उसने अपने फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को पॉलिटिकल फिलोसफी पे अप्लाई किया, सो दैट वुड गिव यू एन एज। सो दिस इज हाउ आप स्कोर करोगे, हाई स्कोर करोगे कंपैरेटिवली टू अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ी होगी और मे बी पॉलिटिकल फिलोसफी फ्रॉम द गाइड बुक्स पढ़ी होंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिलोसफी पे, जिसमें फिलोसॉफिकल पोर्शन जो होगा मैं थोड़ा सा जो है इसको समराइज करके बताऊंगी, और मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है हमने टू द पॉलिटिकल फिलोसफी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज, जो कि इसका फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये अप्लाई तो करेगा पॉलिटिकल फिलोसफी पे। इसका पहले हम फिलोसॉफिकल साइड देखते हैं, जिसमें वो ये कहता है कि अगर हमने किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, या मे बी कोई एक प्रोसेस है, चाहे कोई साइंटिफिक प्रोसेस है, कुछ भी है, वो कहता है कि उसको एनालाइज करने के लिए इट इज मैंडेटरी टू सर्च फॉर द फोर कॉजेस। अब वो फोर कॉजेस क्या होंगे? वो फोर कॉजेज कुछ इस तरीके से होंगे कि हम कॉज एंड इफेक्ट को देख रहे हैं, जिसमें वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट कॉज क्या होगा। आप जो भी मैसेज में क्वेश्चंस लिख रहे हैं वो मैं बाद में पढ़ूंगी, ठीक है? अदरवाइज मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, बाद में देखती हूँ मैं आपके मैसेजेस। फोर कॉजेज में फर्स्ट, वेरी फर्स्ट हमारे पास क्या आता है? मटेरियल कॉज, दूसरा आता है फॉर्मल कॉज, तीसरा आता है एफिशिएंट कॉज, और फोर्थ आता है फाइनल कॉज, जिसमें वो कहते हैं कि अगर वी आर एबल टू फाइंड ऑल दोज फोर कॉजेज, तो हम किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसके जो फाइनल एंड है उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं, और थेरेटिकली लिख भी सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं उस उन कॉजेज को। फॉर दैट पर्पस हम देख लेते हैं ये फोर कॉजेज क्या हैं। फोर कॉजेज में जिसमें वो फर्स्ट जो कॉज कहता है वो कहता है मटेरियल कॉज, जिसमें वो कहता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, किसी लेट सपोज पॉलिटिकल सिस्टम को कर रहे हैं, या मे बी किसी ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, किसी मोबाइल फोन को कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू थिंक कि ये जो भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम बना हुआ है दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग मटीरियल, किसी मटीरियल से बना है ये। ठीक है, वो कहते हैं कि उसके बैक एंड पे क्या फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, क्या चीज एग्जिस्ट करती है जिसकी बेस पे ये कोई भी ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज को देखेंगे। सेकंड हम किस चीज को देखेंगे? सेकंड हम देखेंगे फॉर्मल कॉज को। फॉर्मल कॉज क्या होगा? फॉर्मल कॉज वो होगा जो भी उस चीज की आइडेंटिटी होगी। लेट सपोज
कि मैंने अभी आपको कहा कि हम मोबाइल फोन का जो है वो मटेरियल कॉस्ट देख रहे हैं। अब हमने मटेरियल कॉस्ट देखा कि हमने देखा उसमें डिफरेंट चिप्स हैं, बैटरीज हैं, उसमें मेटल की बॉडी है या व्हाट्सएवर जिसकी भी बॉडी है, ये तो उसका मटेरियल था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सिमिलर चीजें जो कि चिप्स हैं, बैटरीज हैं, उसमें रैम है, जो भी है चीजें, वो सारी चीजें जो हैं वो डिफरेंट बॉडीज में होती हैं। इट कैन बी अ टैब, इट कैन बी अ मोबाइल फोन, इट कैन बी अ लैपटॉप, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। सो हमें कैसे पता चलेगा फॉर्मल कॉज? जब हम उसकी आइडेंटिटी, उसका डिजाइन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तब हम ये डिसाइड करेंगे कि इट अ मोबाइल फोन या टैब है ये या XYZ कुछ भी है। सो डिजाइन जो कि उसका फॉर्मल कॉज होगा, जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सो दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल कॉज। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट, दैट इज एफिशिएंट कॉज। thirdly वो कहता है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हु इज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ एनीथिंग, हु हैज मेड द थिंग, ठीक है। सो दैट वुड बी द एफिशिएंट कॉज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनल कॉज, जिसमें वो कहता है कि लास्ट में हम ये देखेंगे कि फॉर व्हाट पर्पस, किस वजह से इस चीज को बनाया गया है, ठीक है। अब ये पढ़ने का मकसद क्या था, ये आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट बाद समझ आ जाएगी। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जिसको इतना अंडरस्टैंड करना काफी है, क्योंकि हम फिलोसफी नहीं पढ़ रहे। फिर वो कहता है कि थ्योरी ऑफ फोर कॉज में ये बहुत जरूरी है कि हम इंटरप्ले ऑफ कॉजेस को देखें, ताकि हम किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड कर सकें, किसी चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। चीजों की एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम फोर कॉजेस को अंडरस्टैंड करें, फिर उनको कंपाइल करके चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर सकें ताकि उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। और इसी की बेस पे अभी कुछ देर बाद एरिस्टोटल की बेस्ट स्टेट बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा कि इट्स नॉट द एंड ऑफ थ्योरी ऑफ फोर कॉजेस। वो कहते हैं कि एक टीलियोलॉजी होती है। टीलियोलॉजी बेसिकली ये कहा जाता है कि एरिस्टोटल ओनली यूज दैट, अ फैंसी वर्ड उसने यूज किया जिसके पीछे सिर्फ एक वाई था। सो बेसिकली उसने फाइनल कॉज की बेस पे एक अलग कॉन्सेप्ट बना दिया जिसको नोशन ऑफ टीलियोलॉजी कहा जाता है। सो जिसमें वो कहता है कि हम हर चीज के एंड को पढ़ेंगे, हर चीज के फाइनल कॉज को पढ़ेंगे, किस पर्पस के लिए बनाई गई है, फॉर व्हाट स्पेसिफिक फंक्शन, किस एम, किस चीज को एम किया गया है इसको बनाने के लिए। सो वो कहते हैं कि हर चीज को किसी न किसी वजह से बनाया गया है और दैट रीजन इज कॉल्ड टीलियोलॉजी। और हर चीज एक नेचुरल टीलियोलॉजी, नेचुरली बनाई गई है, उसके पीछे कोई ना कोई नेचुरल रीजन होता है। सो इसमें भी हम अगेन कोई बहुत जो है वो एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं उस बात पे जिसकी वजह से हमने पिछले 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। इसकी रीजन ये थी कि एरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट को किसी रीजन की वजह से बनाया गया और इंसान को भी किसी रीजन की वजह से बनाया गया। सो वो कहता है कि अब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी। सो बेसिकली स्टेट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पर इंसानों ने रहना था। तो फिर वो कहता है कि हम फोर कोजेस के कॉन्सेप्ट को ह्यूमंस पे अप्लाई करके देखते हैं। सो वेरी फर्स्ट कोज क्या था हमारे पास, दैट वाज मटेरियल कॉज। सो अगर हम मटेरियल कॉज को देखते हैं तो दैट इज वेरी मच ऑब्वियस कि इंसान को किन चीज़ों से बनाया गया। मटेरियल्स को अगर हम देखते हैं दैट इज ओनली बायोलॉजी, सेल्स, टिश्यूज, ब्लड, बोन्स, ऑर्गन्स, जो भी आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम इसके फॉर्मल कॉज पे आते हैं तो दैट इज के हमारे पास फॉर्मल कॉज में कौन कौन सी आइडेंटिटीज आती हैं, मेल फीमेल्स, डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं ह्यूमन बींग्स की, वो ऑलरेडी आप सब लोगों को पता है। उसके बाद वो कहते हैं हम एफिशिएंट कॉज पे आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इंसानों को किसने बनाया, गॉड ने, या फॉर मुस्लिम्स हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने बनाया। फिर वो कहता है कि फाइनल कॉज क्यों बनाया गया, जिसको वो एक स्पेसिफिक नाम देता है टेलोस। वो कहता है हैप्पीनेस, इंसान को खुश रहने के लिए बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि खुश रहने के लिए तो बनाया गया, बट वो खुशी इंसान को कैसे मिलेगी। तो वो खुशी को एक्वायर करने के लिए बेसिकली वो कहता है कि स्टेट सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर ही गॉट द पॉइंट कि हमें बेस्ट स्टेट बनानी है और बेस्ट स्टेट का एम क्या होगा, टू कीप ह्यूमन बीइंग हैप्पी। और अगर हम आज तक भी देखते हैं आए हैं कोई भी स्टेट सिस्टम हम देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाइना हो, इंडिया हो, व्हाटसोएवर, इसके पीछे रीजन क्या होती है, इसके पीछे यही रीजन होती है कि हर स्टेट को एक ही बेस पे बनाया गया है कि जो उसके लाइक पब्लिक है
उसको खुश रखा जाए। ठीक है, सो दैट वाज द रीजन कि हमने थ्योरी ऑफ फोर कोजेस क्यों पढ़ी। अब उसके बाद एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट स्टेट सिस्टम पे चलेंगे। थ्योरी ऑफ डेफिनेशन, थ्योरी ऑफ डेफिनेशन या थ्योरी ऑफ आइडियाज कहा जाता है इसे। एरिस्टोटल कहता है कि हमने ये तो देख लिया कि कॉजेस क्या हैं, लेकिन हमने किसी चीज़ को अब डिफाइन भी तो करना है। तो डिफाइन करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के क्या क्या तरीका हो सकता है। फॉर दैट पर्पज, if you know कि Aristotle was the student of Plato and Plato was the student of Socrates. So Socrates का एक आइडिया था, एक मेथड था जिसको जो बहुत फेमस है, सोक्रेटिक मेथड। वही सिमिलर मेथड प्लेटो ने अपने डिफरेंट बुक्स में इस्तेमाल किया, और वही सेम मेथड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अगर हम यूज करते हैं तो दैट इज द बेस्ट मेथड टू डिफाइन एनीथिंग। अब वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है कि एरिस्टोटल और प्लेटो और सोक्रेटिस तीनों सेम मेथड फॉलो करते आए हैं कि हम किसी भी चीज को डायरेक्टली डिफाइन नहीं करेंगे। इट वॉन्ट टेक लाइक किसी ने भी पूछा कि व्हाट इज दिस, तो हम उसको डायरेक्टली बताते हैं। वो कहता है कि हम किसी भी चीज को डिस्कस करेंगे उसको बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए। डिस्कस कैसे करेंगे? कि मे बी एक हमारे पास स्पीकर होगा जो कि क्वेश्चन करेगा, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट थिंकर्स होंगे जो उसको आंसर करेंगे। जब उसको आंसर किया जाएगा तो उन आंसर्स में लूप होल फाइंड किए जाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कहाँ पर कमी रह गई है, क्या चीज ऐसी है जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। उन लूप होल्स को मिनिमाइज किया जाएगा। उन लूप होल्स को मिनिमाइज करने के बाद एक बेस्ट डेफिनेशन सामने आएगी। सो वो कहता है कि सोक्रेटिक मेथड को हम फॉलो करेंगे टू डिफाइन एनी ऑब्जेक्ट या डिफाइन एनी सिस्टम, और या भी कोई भी आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए। सिमिलरली अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ा था टेलोस। कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन पढ़ने की रीजन ये थी कि टेलोस को डिफाइन करना है, एंड देयर आर सेवरल पीपल जिनको टेलोस का की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जिसमें वो कहता है कि नॉट ओनली द वर्ड, द फैंसी वर्ड टेलोस, बल्कि हैप्पीनेस भी क्या है। हैप्पीनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हैप्पीनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस या व्हाट इज टेलोस। हमारे पास थिंकर वन कहता है हैप्पीनेस इज प्लेयर। वो कहता है ठीक है, यू आर राइट कि इफ एनीवन लिव विद प्लेयर वो खुश रहता है, लेकिन व्हाट इफ यू लिव प्लेयरफुली बट हैव नो फूड? क्या सिर्फ ये काफी होता है कि हम सिर्फ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और हमारे पास फूड नहीं है? सो द आंसर इज नो। सो दैट वाज अ लूप होल कि एक कंप्लीट क्लियर डेफिनेशन नहीं थी। फिर थिंकर टू कहता है कि हैप्पीनेस इज ऑनर। टू, हैप्पीनेस इज ऑनर। ऑनर जिसके पास भी हो वो एक खुश रहता है उस चीज से। लेकिन फिर वो कहता है कि व्हाट इफ समवन इज लिविंग विद ऑनर बट हैव नो फैमिली? क्या सिर्फ ये काफी होता है कि कोई पर्सन है जिसकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है लेकिन उसकी फैमिली नहीं है? सो नोबडी इज हैप्पी लिविंग अलोन। सो अगेन द आंसर आंसर इज नो, एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। फिर थर्ड थिंकर कहता है हैप्पीनेस इज मनी। सो अगेन दैट इज टू। फिर वो इसमें से लूप होल जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है, जिसमें वो कहता है कि दैट इज ट्रू, हैप्पीनेस इज मनी, बट व्हाट इफ यू हैव मनी बट हैव नो हेल्थ? बहुत सारी ऐसी डिजीजेस भी होती हैं जो पैसे होने के बावजूद भी आप क्योरेबल नहीं होती। सो अगेन ये हैप्पीनेस नहीं है, ये वो कहता है कि ये आइडियाज जो हैं वो कंप्लीट नहीं थे। सो फिर सारे थिंकर्स कहते हैं एरिस्टोटल को कि वुड यू बी डिफाइनिंग द टेलोस या वुड यू बी द डिफाइनिंग हैप्पीनेस? तो जिसमें वो कहता है कि यस, मैं बताता हूँ। सो फॉर एरिस्टोटल हैप्पीनेस इज वर्च्यू। अब वर्च्यू क्या है? वो कहता है कि वर्च्यू इज द हाईएस्ट रैशनल एक्टिविटी ऑफ द सोल। जिसमें वो कहता है कि इफ वी डू एनीथिंग विद रैशनैलिटी, रैशनैलिटी क्या है? रीजनिंग। हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी हमारा एक्शन है या हमारी कोई भी चीज हम मे बी क्रिएट कर रहे हो, तो वो कहता है कि जब आप रैशनल एक्टिविटी करते हो, जब किसी भी चीज को रैशनली करते हो, दैट इज हैप्पीनेस। इफ यू डू एनीथिंग विद रैशनैलिटी, दैट थिंग वुड नेवर गो रॉन्ग। उसका कभी भी एक बैड रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप चीजों को लॉजिकली अंडरस्टैंड करेंगे, चीजों को लॉजिकली अटेम्प्ट करेंगे, तो कभी भी उसका बैड रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इस बेसिस पे वो आगे स्टेट सिस्टम बनाएगा अभी। अच्छा जी, अब आगे दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वी वॉन्ट बी डिस्कसिंग दैट।
ओके। उसके बाद इसका लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन, जिसमें वो कहता है कि अब सवाल ये पैदा हुआ कि रैशनल एक्टिविटी किस तरीके से की जाती है। हमने ये तो देख लिया कि व्हाट इज हैप्पीनेस, इंसान को खुश कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि हमने स्टेट सिस्टम बनाना है इंसान को खुश रखने के लिए। तो अब ये भी तो देखना है ना कि वो रैशनल एक्टिविटी बेसिकली क्या है। वो कहता है कि रैशनल एक्टिविटी कैन ओनली बी परफॉर्म्ड थ्रू अप्लाइंग द गोल्डन मीन। अब गोल्डन मीन क्या है? सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, वो कहता है ये बेसिकली एक एथिकल फिलॉसफी थी, जिसमें वो कहता है कि हर चीज का एक अप्रोप्रिएट मीडियम होता है। बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स देयर ऑलवेज लाई अ मिडिल ग्राउंड, जो कि एक रैशनल एक्टिविटी होती है, जिसमें वो कहता है कि किसी भी चीज की एक्सट्रीम या तो एक्सट्रीमली गुड होती है या तो एक्सट्रीमली बैड होती है, बट जो मिडिल ग्राउंड होती है ना, दैट इज द रेशनल एक्टिविटी। सो जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करना है या किसी चीज को चूज करना है, वी विल बी चूजिंग द गोल्डन मीन, वी विल बी चूजिंग द मिडिल वे, द मिडिल ग्राउंड दैट इज बेस्ट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द स्टेट एंड हैप्पीनेस ऑफ द ह्यूमन। ठीक है। सो ये गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट था, जिसपे हम देख लेते हैं आगे। हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं, कि एक्सट्रीमली गुड है कि एक्सट्रीमली बैड है, मिडिल वे क्या होगा? हमारे पास गोल्डन मीन होगा, जिसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं करेज की। करेज की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, या स्पिरिट की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें वो कहता है कि एक पर्सन है जिसमें बहुत ज्यादा करेज है या बहुत ज्यादा स्पिरिट है, जो कि जिसमें बिल्कुल भी किसी का खौफ नहीं है। दैट पर्सन वुड केम आउट टू बी अ गून। मे बी वो लोगों को अपनी ये जो उसके अंदर एक करेज है उसकी वजह से लोगों को अननेसेसरीली तंग करे। हो सकता है कि वो लोगों के लिए एक जो है वो हार्मफुल पर्सन बन जाए। ठीक है। वो कुछ भी बन सकता है, ही कैन टर्न आउट टू बी अ गून अगेन। ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर किसी के अंदर कोई भी करेज नहीं है, बिल्कुल भी करेज नहीं है, सो ही वुड बिकम एन एक्सट्रीमली गुड पर्सन। वो किस तरीके से? ही वुड बी अ कॉवर्ड पर्सन, जिससे कोई भी जिसको डरा धमका के कुछ भी करवा सकता है। फिर वो कहता है कि देर लाइज अ मिडल वे, जिसमें इंसान के अंदर करेज होगी, इंसान के अंदर स्पिरिट होगा, एंड दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड ब्रेव। वो एक ब्रेव पर्सन होगा जिसको ये पता होगा कि व्हेन टू एक्ट विद करेज एंड व्हेन नॉट टू एक्ट विद करेज। जिसको ये बात पता होगी कि उसको कितनी करेज अपनी इस्तेमाल करनी है और कितनी नहीं करनी। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, रीसेंट एग्जांपल लें, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली रिसेंटली जो है वो जो अटैक किया है, सो दैट वाज वेरी मच इंटेलिजेंट मूव। उस पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ के रिस्पॉन्ड किया है। अब इंडिया ने क्या किया था? अननेसेसरीली दे बिकम द एक्सट्रीमली करेजियस लोग, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ, कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन कुछ हुआ। सो अगर उसका एक बैड इमेज बना, जबकि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत प्लानिंग के साथ किया, जिसमें सिविलियंस को अटैक नहीं किया गया। सो दैट वाज करेज, दैट वाज ब्रेवरी, दैट इज विर्चुअल, दैट इज विर्चू एंड रैशनल एक्टिविटी ऑफ द सोल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें वो कहता है कि एरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है, जिसमें वो कहता है कि हर चीज़ की बेस्ट चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए या गोल्डन मीन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उसको क्लासीफाई कर लिया जाए। पहले क्लासीफाई कर लिया जाए, बाद में उसका गोल्डन मीन ढूंढे। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट पे। जब हम थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एरिस्टोटल कहता है कि स्टेट जो है वो इमर्ज हुई है, स्टेट वाज नेचुरल, और ये नेचुरलाइजेशन ऑफ स्टेट की बेस पे ये वो कहता है कि स्टेट इमर्ज हुई है, ना कि बनाई गई है। ठीक है। अब इसमें हमारा एक बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जो कि आई होप आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिसमें वो कहता है कि देयर वाज अ मैन, फिर उसके बाद एक कपल बना, जिसके बाद फैमिली बनी, फैमिलीज इकट्ठे रहने लगी, फिर विलेजेस बन गए, और फिर विलेजेस को जरूरत हुई एक पॉलिटिकल सिस्टम की, तो स्टेट सिस्टम बन गया। सो दैट वाज समथिंग एमरजेंस ऑफ स्टेट, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके पॉलिटिकल नेचुरलाइजेशन में, जिसमें वो कहता है कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट जो है वो इंसान से पहले थी, इट वाज जस्ट दैट कि हमने उसको डिस्कवर किया है, इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवर किया है, फॉर एरिस्टोटल। जिसमें वो एक एनालॉजी एनालॉजी बेसिकली हम कहते हैं कि किसी भी चीज को कंपेयर करना है, जिसमें वो फ्लावर सीड एनर्जी कहता है, जिसमें वो कहता है कि
मैन कैन नॉट अटेन मोरल परफेक्शन विदाउट इट्स स्टेट, जिसमें वो कहता है कि फ्लावर जैसे ग्लूम करते हैं ना, इसी तरह इंसान भी ग्लूम या परफेक्शन, मोरल परफेक्शन तब लेते हैं जब उसका सीड, जब उसकी स्टेट अच्छी हो, जब उसका सीड अच्छा होगा। स्टेट को वो सीड कह रहा है और फ्लावर कह रहा है मोरल परफेक्शन ऑफ अ मैन को। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पे, अच्छा जी, स्टेट बन गई एरिस्टोटल की, जिसमें वो सबसे पहले कहता है कि वी नीड टू टॉक अबाउट द सिटीजनशिप। हमने एक स्टेट बना ली जिसमें हम किसको सिटीजन कंसीडर करेंगे और किसको सिटीजन कंसीडर नहीं करेंगे। वो कहता है कि सिटीजन्स आर दोज हु कैन रूल एंड कैन बी रूल्ड। अगर कोई ऐसा पर्सन है हु कैन नॉट बी रूल्ड एंड हु कैन नॉट रूल, उसको हम सिटीजन कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर वो कहता है कि सिटीजन क्राइटेरिया गेन करने के लिए हमें क्या चीज, किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले वो कहता है कि परमानेंट रेजिडेंट जो होंगे, क्योंकि दे आर द सिटीजन ऑफ दैट प्लेस, इस वजह से हम उनको सिटीजन मानेंगे। एंड दे कैन बी रूल्ड एंड कैन रूल, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाएगा कि वो रूल कर सकते हैं। जो कि आउटसाइडर्स होंगे उनको कभी भी हम अपनी स्टेट को रूल करना अलाउ नहीं करेंगे, इस वजह से उनको सिटीजन काउंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो कहता है मेल जेंडर। यहाँ पर ये डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम प्लेटो, जिसमें वो फेमिनिज्म, बेसिकली प्लेटो को जो है वो कहा जाता था फेमिनिस्ट, लेकिन एरिस्टोटल जो है उसको एंटी फेमिनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये कहता है कि हम वुमेन्स को सिटीजन नहीं मानते। उसकी रीजन अभी आगे जाके देखते हैं। फिर वो कहता है चिल्ड्रन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट कैन ओनली गेन द स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन भी ये है कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको, क्योंकि हमने रूलिंग ही नहीं देनी, इस वजह से उनको सिटीजनशिप का स्टेटस भी नहीं देना। उसके बाद वो कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिविजुअल्स हु कैन परफॉर्म वर्चू। क्यों? क्योंकि स्टेट सिस्टम सिर्फ उन्हीं के हाथ में दिया जा सकता है जो कि रैशनल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, जो कि बेहतर फैसले कर सकते हो। अगर वो बेहतर फैसला नहीं कर सकता तो हम उनको रूलरशिप नहीं दे सकते। इस वजह से उन लोगों को जो कि बेहतर फैसले नहीं कर सकते, हम उनको सिटीजन नहीं मानेंगे। ठीक है। उसके बाद कौन ऐसे लोग हैं जिसको वो कहता है कि हम लोग सिटीजन नहीं मानेंगे? फर्स्ट थिंग, विमेन्स। विमेन्स को क्यों? वो कहता है विमेन्स आर इमोशनल क्रीचर ऑफ गॉड एंड दे आर इनडिसाइसिव, जिसकी वजह से वो कहता है कि वो विर्चुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। इस वजह से वो कहता है कि विमेन्स को हम सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं देंगे, क्योंकि अगर उनको सिटीजनशिप का क्राइटेरिया दे दिया, स्टेटस दे दिया, तो डेफिनेटली उनको रूलरशिप भी देनी पड़ेगी। फर्स्ट रीजन। दूसरी बात, स्लेव्स। स्लेव्स क्यों? स्लेव्स की दो रीजंस। एक रीजन ये, स्लेव्स मोस्टली वो होते हैं जो कि आउटसाइडर्स होते हैं, इस वजह से उनको सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं देना। सेकेंडली, उनको इसलिए भी सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं देना क्योंकि अगर वो इतने इंटेलिजेंट होते, इफ दे कुड परफॉर्म द रेशनल एक्टिविटी ऑफ द सोल, तो वो स्लेव्स ना होते, मे बी दे वर डूइंग समथिंग एल्स। क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, इस वजह से उनको ये स्टेटस नहीं दिया जा सकता। उसके बाद वो कहता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी। स्लेव्स का उसने जिक्र किया तो डेफिनेटली स्लेवरी का कॉन्सेप्ट भी वो बात करेगा, जिसमें वो कहता है कि स्लेवरी इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। स्लेवरी नेचुरल इंस्टीट्यूशन क्यों है? उसकी रीजन अभी 2 मिनट पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। वो कहता है कि नेचुरल इंस्टीट्यूशन ये इसलिए है क्योंकि स्लेवरी हमेशा वो पर्सन करेगा हु कैन नॉट परफॉर्म वर्च्यू, हु डजंट हैव द एबिलिटी to perform the rational activity of the soul. So if he is not intelligent enough, अगर उसको rational activity perform नहीं करनी आ रही, definitely इसीलिए वो slave है। so इसीलिए that is natural institution और ये justified है। वो कहते हैं कि स्लेवरी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली स्लेवरी की जरूरत पड़ती है हर पॉलिटिकल सिस्टम में। तो स्लेवरी हम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो जरूरत भी है, दूसरा वो जो लोग स्लेव्स है ना, उनसे स्लेवरी के अलावा कुछ होगा भी नहीं, बिकॉज दे आर नॉट रेशनली इंटेलिजेंट। तो इसलिए उनका स्लेव्स रहना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी भी लाइफ गुजारने के लिए उनको फाइनेंशियल गेन्स चाहिए, और फाइनेंशियल गेन्स उनको कैसे मिल सकते हैं? डूइंग स्लेवरी, क्योंकि दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। उसके बाद वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं सारी स्लेवरी को जस्टिफाइड कह रहा हूँ। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्लेवरीज। फर्स्ट नेचुरल स्लेवरी, दूसरी बैड स्लेवरी। नेचुरल स्लेवरी क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वो पर्सन जो कि नॉट इंटेलेक्चुअल इनफ, जिसके अंदर इतनी जो है वो कैपेसिटी नहीं है वर्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने की, रैशनल एक्टिविटी परफॉर्म करने की, तो इस वजह से वो नेचुरल स्लेव है। सेकेंडली, एक कॉन्सेप्ट है बैड स्लेवरी का। वो कहता है बैड स्लेवरी क्या है? कहते बैड स्लेवरी ये है कि अगर एक पर्सन इंटेलिजेंट इनफ है,
अगर एक पर्सन ऐसा है जो कि वर्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है स्टिल, जस्ट बिकॉज मे बी ही इज फाइनेंशियली नॉट स्टेबल, मे बी उसके ऊपर कोई डेट है जिसकी वजह से आप उससे स्लेवरी करवा रहे हैं, तो वो कहता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये बैड स्लेवरी का है, जो कि फोर्सफुल स्लेवरी है, कि एक पर्सन इस काबिल है भी फिर भी आप उससे स्लेवरी करवा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं एरिस्टोटल की बेस्ट स्टेट पे। हमने देख लिया सिटीजन्स किसको बनाना है, हमने देख लिया वहां पे स्लेव्स भी होंगे, लेकिन ये तो पता चले कि पॉलिटिकल सिस्टम किस बेस पे चलेगा। वो कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम को हमने अंडरस्टैंड करना है, तो डेफिनेटली हमने ऊपर पढ़ा था क्या करना है, बेस्ट चीज को ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्लासीफाई करना है। फिर क्या करना है, उस पर गोल्डन मीन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद उस पर गोल्डन मीन अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस्ट स्टेट ऑफ एरिस्टोटल। इसने क्या किया कि अपनी क्लासिफिकेशन की थ्योरी को अप्लाई किया, ग्रीक सिटी स्टेट्स को स्टडी किया, जिसमें उसने 158 सिटी स्टेट्स को स्टडी किया था। दो उसके जो है वो क्राइटेरियाज थे। फर्स्ट क्राइटेरिया ये क्या था, जिसको उसने क्वांटिटी कहा, जिसमें वो कहते हैं नंबर ऑफ रूलर्स कितने होंगे। उसके बाद उसने क्वालिटी कहा, जिसमें वो कहते हैं हु व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑफ रूलर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। वो कहता है क्वांटिटी क्या हो सकती है, वो कहता है कि जब हम ग्रीक सिटी स्टेट को एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कुछ ऐसी सिटी स्टेट्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही रूलर है, फिर कुछ हैं जिसमें फ्यू रूलर्स हैं, फिर कुछ हमारे पास सिटी स्टेट्स ऐसी आती हैं जिसमें मैनी रूलर्स हैं। उसके बाद क्वालिटी की बात करते हैं, तो वो कहता है कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिसमें जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी इंटरेस्ट पे काम करी थी, और बाकी ऐसी स्टेट्स थी जो कि सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करती थी। तो इस बेसिस पे वो कहता है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। अब वो कहता है कि अगर वन रूलर होगा और वो कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होगा तो हम उसको मोनार्की कहेंगे। वही वन रूलर अगर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होगा तो हम उसे टायरनी कहेंगे। फिर हम आ जाते हैं फ्यू रूलर्स पे। वो कहते हैं फ्यू रूलर्स अगर कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होंगे तो हम उसको एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। अगर वही फ्यू रूलर्स सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होंगे तो हम उसे ओलिगार्की कहेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं मैनी रूलर्स पे। मैनी रूलर्स अगर कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो हम उसको पॉलिटी या मॉडरेट डेमोक्रेसी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैनी रूलर्स दैट वुड बी वर्किंग फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, उनको हम कहेंगे उसको हम कहेंगे एक्सट्रीम डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू हिम, सारे एनालिसिस के बाद उसने स्टेट सिस्टम्स को 6 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर दिया। फिर वो कहता है कि ये जो सारी क्लासेस है ना, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहती हैं, कि अगर किसी जगह पे मोनार्की है तो वो हमेशा मोनार्की रहती है। इंस्टेड वो कहता है कि एक पॉलिटिकल साइकिल होता है, एक पॉलिटिकल चेंज आता है हमारे पास। एरिस्टोटल का साइकिल ऑफ पॉलिटिकल चेंज अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर वैसे तो मैंने ये सारा आगे जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन हम इस पिक्चर से ही डिस्कस कर लेते हैं, दैट वुड बी मच इजियर। जिसमें वो कहता है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक मोनार्क है, किसी भी एरिया का एक पर्सन है जो कि वन रूलर है, रूल कर रहा है। वो कहता है कि वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे उसके यूं समझने के जो ट्रेयरी है, ट्रेयरी ऑफ द स्टेट, जैसे जैसे वो इंक्रीज होती जाएगी, तब उसको लगेगा कि इस ट्रेयरी में कुछ मेरा भी हक है, कुछ मेरा भी इख्तियार है, मैं इतना कुछ करता हूँ स्टेट के लिए। वो क्या करेगा, उसका कम्युनिटी इंटरेस्ट जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट में बदलने लग जाएगा। हो सकता है वो अपनी फैमिली के लिए, हो सकता है वो अपने लिए या किसी के लिए भी इलीगल मीन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो जैसे ही उसका कम्युनिटी इंटरेस्ट से उसी पर्सन का इंटरेस्ट जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट में तब्दील होगा, तो दैट वुड चेंज इनटू अ टायरनी। अब वो कहता है जब टायरनी आएगी ना, तो क्या होगा कि कम्युनिटी इंटरेस्ट तो खत्म हो चुका होगा, तो कम्युनिटी को, जो पब्लिक है, उनको इतना फायदा नहीं हो रहा होगा। फिर क्या होगा कि कुछ हमारे पास फ्यू एलिट्स होंगे, एलिट्स ऑफ द सोसाइटी जो भी होते हैं, वो कहेंगे कि हम जो है ये एक हमारे पास जो है वो जालिम रूलर है, हम इसको हटा देंगे, हम इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करेंगे और हम इसकी गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर देंगे। और यही होगा, पब्लिक जो है उस उनके साथ एग्री कर जाएगी, पब्लिक जब एग्री करेगी तो टायरनी को टॉपल डाउन कर दिया जाएगा। और जो फ्यू एलिट्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट कायम कर लेंगे। वो फिर वर्क करेंगे कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए। जब वो कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो दैट वुड बी एरिस्टोक्रेसी। ठीक हो गया, एरिस्टोक्रेसी होगी ये। एरिस्टोक्रेसी कुछ टाइम तक रहेगी, फिर अगेन वही सिमिलर सिनेरियो आएगा कि ट्रायरी बढ़ती जा रही है, तो जो लोग हैं वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि ठीक है, हमने पब्लिक के लिए तो काफी काम कर लिया, अब हम अपने लिए भी कुछ करते हैं। तो उनका इंटरेस्ट कम्युनिटी से शिफ्ट हो जाएगा सेल्फ इंटरेस्ट पे। वही जो एरिस्टोक्रेट्स थे अब वो ओलिगार्क बन जाएंगे और ये ओलिगार्की में तब्दील हो जाएगी, फ्यू रूलर्स हैं और ओलिगार्क आ गए।
फिर वो कहते हैं कि अब पब्लिक रियलाइजेशन शुरू होगी, पब्लिक को लगेगा कि हमारे साथ तो जो एलिट्स थे उन्होंने भी यही कर दिया, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे साथ गलत हुआ है। तो वो क्या करेंगे, अब वो प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। जब वो प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, प्रोटेस्ट शुरू करके ओलिगार्की को टॉपल डाउन करेंगे, और जो अब मैनी रूलर्स की बहुत सारे पब्लिक के डिफरेंट सेक्टर्स होंगे और डिफरेंट लोग मिलजुल के एक गवर्नमेंट बना लेंगे, जिसको मॉडरेट डेमोक्रेसी या फिर पॉलिटी कहा जाएगा। पॉलिटी बन गई अगेन, वही सेम सिनेरियो, लोगों का इंटरेस्ट कुछ अरसे के बाद जो है वो तब्दील हो जाएगा, कम्युनिटी इंटरेस्ट से सेल्फ इंटरेस्ट पे आ जाएगा, लोग अपने बारे में सोचने लगेंगे, और फिर वो एक्सट्रीम डेमोक्रेसी बन जाएगी, जहां पर देर आर सो मेनी पीपल इन द गवर्नमेंट और वो काम कर रहे हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, सो दिस वाज द एरिस्टोटल साइकिल ऑफ पॉलिटिकल चेंज, जो कि ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ से बिफोर हम ये देखें कि इन 6 स्टेट्स में से बेस्ट पॉलिटिकल स्टेट हमने ढूंढनी है अप्लाइंग द गोल्डन मीन, लेकिन उससे पहले हम एक दफा देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। सो वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी गवर्नमेंट बने उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, ताकि हमें ये पता हो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन पे चल जो भी एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट जो है वो अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो अप्लाई कर रही है तो वो कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई नहीं कर रही तो वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। जिसमें से वो कहता है कि व्हाट वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक बेसिक लॉ डिटर्मिनिंग बॉडी होगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि एलोकेशन ऑफ पावर्स क्या होंगी, कौन से डिपार्टमेंट के कितने पावर्स होंगे, पब्लिक को क्या राइट्स दिए जाएंगे, क्या रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, पावर किसके पास होगी, क्या ड्यूटीज होंगी पब्लिक की, गवर्नमेंट की, डिफरेंट सेक्टर्स की, ये सब चीजें होंगी। और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि लोगों की लिबर्टी को मेंटेन किया जा सके और कभी भी सेल्फ इंटरेस्ट में तब्दील ना हो गवर्नमेंट। टाइप्स क्या होंगे, अगेन इसकी 2 टाइप्स हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए बनाया जाएगा और एक पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेशन क्या होगा, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा वो चूज करना है, जो 6 कॉन्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा वो चूज करना है जहां पर पावर मस्ट रेस्ट टू द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के पास पावर होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू दैट, एक सेकेंड, आई थिंक आई हैव मिस्ड अ स्लाइड। ओके, ठीक है, ये रही। अकॉर्डिंग टू दैट अब हम देखते हैं गोल्डन मीन की एप्लीकेशन, और अब हम सर्च करते हैं कि व्हाट वुड बी द बेस्ट स्टेट। हमने एक पूरा पॉलिटिकल साइकिल पढ़ा, जिसमें मोनार्की टायरनी में, टायरनी एरिस्टोक्रेसी में, एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में, ओलिगार्की पॉलिटी में, और पॉलिटी डेमोक्रेसी में तब्दील होती है। जिसमें उसने एनालिसिस बनाया कि देयर आर 3 ऑफ द स्टेट्स जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाती हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, वो ये कहता है कि जब हम देखते हैं कि जो हमारी बेसिकली पावर, उसने कहा पावर मस्ट लाई इन द मिडिल क्लास। वो क्यों कह रहा है, वो इस वजह से कहता है कि 3 ऐसे सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। वो कहता है बाकी सारी गवर्नमेंट जितनी भी हैं वो सारी जल्दी टॉपल डाउन हो जाती हैं, लेकिन 3 ऐसी सिर्फ स्टेट्स हैं जिसमें मिडिल क्लास के पास कहीं ना कहीं पावर भी होती है और वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेंटेन रहती हैं। वो कौन कौन सी हैं, ओलिगार्की, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी। वो कहता है कि जब हम एक पॉलिटिकल साइकिल देखते हैं जिसमें हमारे पास डेमोक्रेसी मोनार्की में भी तब्दील हो जाती है एट द एंड, लेकिन स्टिल हमारे पास 3 ऐसे सिस्टम है जो कि ये हैं, इफ यू कैन सी माई कर्सर, ओलिगार्की, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी। तो वो कहता है कि ये अगर हम देखें तो हम इसको 2 एक्सट्रीम समझ लेते हैं। ओलिगार्की सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन फ्यूअर लोगों का हमारे पास रूल है, जबकि डेमोक्रेसी मैनी लोगों का, मैनी रूलर्स का एक रूल है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कम्युनिटी इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट है। इनका गोल्डन मीन क्या होगा, गोल्डन मीन वुड बी द मिडल थिंग। मिडल थिंग क्या होगी, मिडल वे क्या होगा, पॉलिटी। अकॉर्डिंग टू दैट वो कहता है अगर हम गोल्डन मीन को अप्लाई करते हैं टू द मोस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट वुड बी पॉलिटी। 3 ऐसी थी जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रैक्टिसेबल थी, जिसमें से हमारे पास बेस्ट स्टेट कौन सी निकली, पॉलिटी निकली। ठीक है, इस तरीके से उसने क्लासिफिकेशन और गोल्डन मीन अप्लाई करते हुए पॉलिटी को बेस्ट स्टेट कह दिया। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि पॉलिटी वुड बी द बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट। यहाँ तक हमारा स्टेट का कॉन्सेप्ट है, एंड आई थिंक वील बी कंटिन्यूइंग दैट।
ओके, सो उसके बाद हमारे पास ये सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, डेफिनेटली हमने बेस्ट स्टेट तो बना ली, उसमें जस्टिस भी प्रोवाइड करना है पब्लिक को, तो उसमें वो कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ जस्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वुड बी यूनिवर्सल जस्टिस, सेकेंडली देयर वुड बी पर्टिकुलर जस्टिस। जिसमें हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, यूनिवर्सल जस्टिस क्या है? यूनिवर्सल जस्टिस अगर हम आसान अल्फाजों में कहें तो यूनिवर्सल जस्टिस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? मोरालिटी पे। किस तरीके से? वो कहता है यूनिवर्सल नाम से ही जाहिर है कि यूनिवर्स में जो भी कॉन्सेप्ट चलता है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि झूठ बोलना हर जगह ही बुरा माना जाता है, चोरी करना हर जगह ही बुरा माना जाता है। चोरी अगर आप कर रहे हो तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे चोरी करने की कोई पनिशमेंट ना हो, ठीक है। सो देर आर सम थिंग्स जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सो दैट वुड कम आउट ऑफ यूनिवर्सल जस्टिस। सो उनके लिए यूनिवर्सल जस्टिस अप्लाई होगा। जो चीज़ें गलत समझी जाती हैं यूनिवर्सली, सब उसको गलत समझते हैं, हम उसको गलत ही कहेंगे। और जो चीज़ें अच्छी समझी जाती हैं उनको अच्छा ही समझा जाएगा, उसकी बेस पे हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा एक बहुत ही इजी सा यूनिवर्सल जस्टिस है। उसके बाद वो कहते हैं पर्टिकुलर जस्टिस। व्हाट इज पर्टिकुलर जस्टिस? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, वो कहता है कि स्पेसिफिकली, अब हमने एक तो यूनिवर्सल बात कर ली, अब हम स्पेसिफिकली भी देखेंगे जो कि हमारे जुडिशियल सिस्टम्स में एप्लीकेबल होगा। जुडिशियल सिस्टम्स में क्या एप्लीकेबल हो सकता है या गवर्नमेंट सिस्टम में एप्लीकेबल होगा? पहली चीज, फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सेकेंडली, करेक्शन ऑफ द रॉन्ग्स। पहली चीज क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसमें वो कहता है कि हम चीजों को जस्ट वे में डिस्ट्रीब्यूट करें। किस किन चीजों को? वेल्थ, पावर एंड प्रॉपर्टी को। वो कहता है इक्वल शुड गेट इक्वल एंड अनइक्वल शुड गेट अनइक्वल। इसका मतलब ये, जो जितना स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको उतना ही गुड मिलना चाहिए। और कोई अगर किसी स्टेट के लिए कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं कर रहा तो उसको नहीं मिलना चाहिए। हेंस कि वो अगर एफर्ट्स कर रहा है तो उसको फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, वो एफर्ट्स नहीं कर रहा तो फिर उसको सिर्फ हम बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया है, गवर्नमेंट में बहुत एफर्ट्स कर रहा है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको कोई अच्छी पावर भी दे दे, वेल्थ भी दे दे, प्रॉपर्टी भी दे दे। तो वो कहता है कि गवर्नमेंट सिर्फ इस एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे चलेगी। उसके बाद हमारे पास आता है करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस क्या है? टू करेक्ट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब हम बात कर लेते हैं किसी भी इलीगल मीन्स की, कोई भी इलीगल वे की। अब वो इलीगल वे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज के हम किसी ने भी किसी की इलीगली प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया। तो वो कहता है कि जब कोई किसी को कोई ऐसा गलत काम करता है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है, तो हम करेक्टिव जस्टिस को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, विक्टिम को क्या मिलेगा? विक्टिम को मिलेगा जो उसका ड्यू होगा, यानी कि जो उससे ले लिया गया होगा उसको वापस दे दिया जाएगा। सेकेंडली, उसको कंपनसेशन मिलेगी ऑफ दैट पेन जिसकी वजह, जो के कॉज हुई है ड्यू टू दैट स्पेसिफिक रॉन्ग थिंग। उसके बाद एक्यूज क्या करेगा? एक्यूज के लिए जस्टिस ये होगा कि एक तो वो प्रॉपर्टी रिटर्न करेगा, दूसरा वो पेनल्टी भी देगा। किस चीज की पेनल्टी? ऑफ द पेन ही कॉज टू द विक्टिम। ठीक है, सो दैट वुड बी द करेक्टिव जस्टिस। उसके बाद इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, जो कि अगेन हम अगर बात करें, क्योंकि अभी एरिस्टोटल और प्लेटो के डिफरेंस हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफर करता है फ्रॉम द प्लेटो। प्लेटो ने एजुकेशन को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन किया, जबकि एरिस्टोटल ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन भी नहीं किया, और उससे थोड़े से इसके डिफरेंट आइडियाज हैं। जिसमें वो कहता है कि सब सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। कॉन्ट्रेरी टू दिस, प्लेटो कहते हैं कि नहीं, सबके लिए एजुकेशन इक्वली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। वो हम प्लेटो के जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ देख लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है, वो कहते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन मस्ट बी पब्लिकली ओन्ड, जबकि ये कहते हैं कि एजुकेशन प्राइवेटली ओन्ड भी होनी चाहिए और पब्लिकली ओन्ड भी होनी चाहिए। हो सकता है कि एजुकेशन जो प्राइवेट सेक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर भी हो सकती है पब्लिक सेक्टर से। सो ऐसा, ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। एजुकेशन कोई भी ओन कर सकता है, कोई भी एजुकेट कर सकता है। इंस्टीट्यूशंस कोई भी प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। फिर वो कहता है, जैसे कि प्लेटो ने कहा था, उसने कहा था साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग होगी, साथ साथ मेंटल एजुकेशन होगी। वो कहता है कि ये दोनों जो है डोमेन्स डिफरेंट है, इन दोनों को सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। ये दोनों एक सेम इंस्टीट्यूशन में और सेम टाइम पे नहीं पढ़ाई जा सकती। फिर अगेन इसका फोर्थ पॉइंट भी डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम प्लेटो।
प्लेटो कहता था कि एजुकेशन मस्ट नॉट बी ऑल इंक्लूसिव। प्लेटो ने बहुत स्पेसिफिक स्पेसिफिक सी एजुकेशन डोमेन्स पढ़ाई थी, जो कि हम देखेंगे प्लेटो में। जबकि ये कहता है कि एजुकेशन जो है ऑल इंक्लूसिव होनी चाहिए, एजुकेशन में हर तरह की चीज़ को पढ़ाया जाना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हम तब अंडरस्टैंड कर सकें जब प्लेटो पढ़ेंगे। फाइनल हमारा पास जो लास्ट हमने देखना है वो है फीचर्स ऑफ एरिस्टोटल बेस्ट स्टेट, जिसमें वो कहता है कि सबसे पहले बेस्ट स्टेट मेरी जो बनेगी उसमें पॉलिटी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, प्रमोशन ऑफ पीस होगी, मोरालिटी को हम इनकलकेट करेंगे थ्रू आर जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। अब मकसद ये नहीं है कि बेस्ट स्टेट में सिर्फ यही चीज़ें लिखने, बेस्ट स्टेट सारी ऊपर से हम पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ ये उसकी समरी है। फिर वो कहता है कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा उसमें हम इंपोर्ट क्या करेंगे, नेसेसिटीज, और एक्सपोर्ट क्या करेंगे, सरप्लसेस। अगर हमें कोई जो है वो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ रही है तो हम सिर्फ वो चीज़ करेंगे जो हमारी बेसिक नीड्स होंगी। हम कोई भी ऐसी चीज़ को इंपोर्ट नहीं करेंगे जो बेसिक नीड नहीं होगी। फिर वो कहते हैं हम चीज़ों को जो सरप्लसेस यानी कि जो फाइनेंशियल गेन दे के जाएंगे, जो हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट दे के जाएंगे, वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं साइज ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, वो कहते हैं नीदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। इतना ज़्यादा बड़ा ना हो कि उसको मैनेज ही ना किया जा सके, और इतना छोटा भी ना हो कि कोई भी इजीली अटैक कर सके। और वो कहता है कि आइडियल पॉपुलेशन जो है वो 10,000 होनी चाहिए। ये सिर्फ एक आइडियल पॉपुलेशन उसने बताई है, नॉट लिमिटेड टू 10,000, बट ही सेज के आइडियल जो है पॉपुलेशन है वो 10,000 होनी चाहिए। लैंड ओनरशिप वो कहता है लोगों प्राइवेटली भी ओन्ड हो, स्टेट ओन्ड भी हो। जो भी प्रॉपर्टी है अगर कोई इस काबिल है कि वो खरीद सकता है तो वो प्राइवेटली ओन कर सकता है। सारी की सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि प्लेटो ने कहा था, वो सारी स्टेट की नहीं होनी चाहिए। फिर लोकेशन कैसी होनी चाहिए, वो कहते हैं लोकेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि मिलिट्री के लिए बेनिफिशियल हो। मिलिट्री जो है उस बेहतर तरीके से डिफेंस कर सके, ऐसी होनी चाहिए। और कमर्शियल बेनिफिट होना चाहिए। कमर्शियल बेनिफिट कैसा हो, कोई भी ऐसी जगह जो कि मे बी रिच इन एग्रीकल्चर, रिच इन कल्चर, सो किसी भी चीज़ में रिच हो जिसकी वजह से कमर्शियल बेनिफिट हो। ठीक है। उसके बाद मैरिजेस के बारे में भी ये बात करता है, जैसे कि प्लेटो ने भी की थी। वो कहते हैं स्टेट रेगुलेटेड मैरिजेस अगर होंगी तो उसमें एक 37 ईयर्स ओल्ड मेल होना चाहिए और 18 ईयर्स ओल्ड फीमेल होनी चाहिए। और इसमें वो कहता है कि दोज कपल मस्ट अवॉइड लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स इन देयर फैमिली, लाइक दे मस्ट हैव लेस चिल्ड्रंस। So that was something very summarized features of his best states. So now if you have any question regarding Aristotle, you can ask. Any questions? All clear, ma'am.